दुर्गा माँ ने अपने भक्त की मदद की। मायापुरम में कमला नाम की एक महिला रहती थी। कमला देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हैं। वह निरंतर देवी दुर्गा का स्मरण करती रहती थी। कमला के पति का नाम रामैया है। रामैया एक दिहाड़ी मजदूर था। कमला कपड़े सिलकर पैसे कमाती थी। देखिए ना, ये झोपड़ी में रहना बहुत ही मुश्किल है। ये एक पुरानी झोपड़ी है, पता नहीं कब गिरेगी। अभी तो गर्मी का मौसम है, इसीलिए कोई बात नहीं। यदि बरसात का मौसम होता तो ये घर कब का गिर जाता। हाँ, आप सही कह रही हो कमला, लेकिन हमें इस घर में कुछ दिन और रहना है। हम लोगों को एक और झोपड़ी बनाने में बहुत पैसा खर्च होगा। अभी तो हमारे पास दिन भर गुजारने के लिए भी पैसे नहीं है। अब तुम ही मुझे बताओ कि हम ऐसे समय में घर कैसे बना सकते हैं। आज से मैं भी अधिक कपड़े सिलने की कोशिश करूंगी। कम से कम इस तरह से ज्यादा पैसा तो कमा पाऊंगी। देखो कमला, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। इस गर्मी के मौसम के बाद बरसात का मौसम आएगा। मैं तब तक एक अच्छा घर बना लूंगा। तब तक हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। रामैया ने कमला से यही कहा। इस प्रकार पति पत्नी दोनों बहुत मेहनत करते रहते हैं। रामैया गांव में खेतों में मजदूर के रूप में काम करता था। कमला गांव में लोगों के लिए कपड़े सिलती थी। क्या बात है ललिता काकी, आप बहुत उलझन में लग रहे हैं। क्या बात है बताइए। ये लो कमला, मेरी बेटी की शादी 10 दिन बाद है। इन सभी साड़ियों के लिए तुमको ब्लाउज सिलना होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा हाथों का काम बहुत ही बढ़िया है। मुझ पर भरोसा करके इतने सारे कपड़े देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिंता मत करें, मैं अच्छे से सब कुछ सिल दूंगी। कमला ललिता से यही कहती है। उस दिन से कमला को जलन होने लगती है। वह बड़ी मुश्किल से कपड़े सिलती थी। इस प्रकार कमला अपने द्वारा सिले गए कपड़े ललिता को सौंप देती है। ललिता की बेटी अपनी शादी में वे कपड़े पहनेगी। तुमने बहुत ही अच्छा कपड़ा सिला है। शादी में आए सभी ने मेरी बेटी की साड़ियों की बहुत तारीफ की। कमला, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार ललिता कमला को धन्यवाद देती है। उस दिन से गांव का हर व्यक्ति कमला के पास आने लगी। वह अपने हाथों से गांव की फटे कपड़े सिलती थी। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिन पहले तक गांव के सभी लोग अपने कपड़े सिलवाने के लिए शहर जाते थे, लेकिन अब हर कोई मेरे पास आकर कपड़े सिल रहे हैं। मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ। इस उन्नति का कारण केवल माँ दुर्गा ही है ना? हाँ, जिस ललिता पर आपने भरोसा नहीं की थी, वही आपको इस तरह आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रही है। आपका व्यवसाय अच्छा चल रही है, लेकिन मेरा काम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है कमला। हे भगवान, क्यों जी, क्या हुआ? मैं चाहे कितना भी अच्छा काम कर लूं, मकान मालिक हमेशा यही कहता है कि काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। वह मेरा वेतन चुराने की कोशिश कर रहा है। ये मकान मालिक बहुत स्वार्थी व्यक्ति है, लेकिन हमें 1 रुपया ज्यादा देने के लिए भी कड़ी मेहनत करवाते हैं। सुनिए, अब ऐसे लोगों के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ महीनों से कपड़े सीकर अच्छा पैसा कमा रही हूँ। आप उस पैसे से एक आइसक्रीम का गाड़ी खरीद के आइसक्रीम बेचिए। अरे वाह, ये विचार बहुत अच्छा है कमला। बहुत बहुत धन्यवाद कमला। कमला ने अब तक जो पैसा कमाया है, उससे वह एक आइसक्रीम की गाड़ी खरीदती है। रामैया उस आइसक्रीम ट्रक को चलाता था। गांव के सभी बच्चे रमैया से आइसक्रीम खरीदते थे। वे जो भी पैसा कमाते थे, उसका उपयोग दैनिक खर्चों में करते थे। जब से मैंने आइसक्रीम बेचना शुरू किया है, तब से मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन जितना अधिक पैसा मैं कमा रहा हूँ, उससे अधिक पैसा खर्च हो रहा है। हम घर तभी बना सकते हैं जब हम खर्च को नियंत्रण कर सकते हैं, तब होगा। हाँ, लेकिन हम तो कोई फालतू का खर्च नहीं कर रहे हैं। हमें घर चलाने के लिए जो जो चाहिए हम तो वही खरीदते हैं। हमें और भी ज्यादा पैसा कमाना होगा, तभी तो हम घर बना सकेंगे। कमला देवी दुर्गा के पास जाती है, जिनकी वह पूजा करती है। माँ, आज हम आपकी वजह से इतना पैसा कमा पाते हैं, लेकिन हम जो पैसा कमाते हैं वो सिर्फ हमारे खाने पीने के लिए ही काफी होता है। लेकिन हमें घर बनाना है। बरसात का मौसम आ रहा है। ऐसे घर में रहना बहुत ही कठिन है। मुझे नहीं पता कि ये घर कब गिर जाएगा। बरसात के मौसम में सांप घर के अंदर आते हैं। माँ, हम पर दया करे ताकि एक घर बना सके। इस प्रकार कमला देवी से विनती करती है। माँ देवी कमला की हर बात सुनती है। देवी माँ जल्द ही मायापुरम गांव में प्रकट होती है।
मेरी भक्त कमला बहुत कठिनाइयों से गुजर रही है। सिर्फ कमला ही नहीं, बल्कि इस गांव के हर व्यक्ति कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ मुझे उन सभी की मदद करनी चाहिए और इसके लिए मुझे इस गांव में रहना होगा। उससे पहले मुझे गांव वालों को परीक्षण करना होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले कमला के घर जाऊंगी। इस प्रकार दुर्गम्मा एक साधारण लड़की में बदल जाती है और कमला के घर जाती है। दुर्गम्मा कमला के घर के सामने बैठकर रोती है। अरे तुम कौन हो? मेरे घर के सामने बैठकर क्यों रो रही हो? मेरा नाम गौरी है। मैं कैलाशपुर से आ रही हूँ। कैलाशपुर गांव, ये कहाँ है? मैंने ये नाम कभी नहीं सुना है। कैलाशपुर गांव यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए आपने उस गांव के बारे में नहीं सुना होगा। जब मैं पैदा हुई तो मेरे माता पिता की मृत्यु हो गए। तब से मेरा पालन पोषण मेरे चाचा ने किया है। मेरी तो शादी का उम्र भी हो गया है। गांव वालों ने मेरे चाचा से कहा कि मेरी शादी करवा दे। मेरे चाचा ने भी कड़ी मेहनत की और मेरी शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन मेरी चाची मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं अब कहाँ जाऊँ। अरे तुम्हारी चाची ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? इसका कोई कारण तो होगा ही, है ना? दरअसल मेरे चाचा ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन उस रिश्ते में शामिल लोगों ने शायद कई शर्तें लगाई होगी, विशेषकर दूल्हे की माँ जो मेरी सास होने वाली है। उन्होंने कहा कि मुझे शादी में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहननी होगी और वो साड़ी दिखने में बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। इतनी सुंदर रेशमी साड़ी खरीदने के लिए बहुत पैसा लगेगा और मेरी चाची मुझ पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, अगर तुम्हारे पास एक सुंदर रेशमी साड़ी हो तो शादी अच्छे से होगा ना? हाँ, हो जाएगा। मुझे बस एक सुंदर रेशमी साड़ी चाहिए। अरे बहन, तुम्हें देखकर बहुत ही दुख होता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सुंदर रेशमी साड़ी खरीद के दूंगी। बस इतना ही नहीं, साड़ी के लिए ब्लाउज भी सिल के दूंगी। कमला गौरी से यही कहती है। गौरी बहुत खुश होती है और कमला को यह बताती है। अगर आप कह रहे हैं तो जरूर ये काम करेंगी। मैं 4 दिन बाद फिर से आपके पास आऊंगी। इतना कहकर गौरी वहां से चली जाती है। कमला ने रेशमी साड़ी खरीदने का फैसला किया। वह यही बात अपने पति से भी कहती है। देखिए कमला, विवाहित लड़की की मदद करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे बताइए, हमारे पास रेशमी साड़ी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, ये भी ठीक है। मैं तो ये सब सोच भी नहीं सकी, लेकिन उस बहन को देखते हुए मैं अपने बारे में पूरी तरह भूल गई। मुझे उस बहन की मदद करने की बहुत ही इच्छा है। आपको पता है ना, मेरे पिता रेशमी साड़ियाँ बुनते हैं। मैं अभी तुरंत अपने पिता के पास जाऊंगी। इसलिए कमला अपने पिता सुब्बैया के पास जाती है। सुब्बैया रेशमी साड़ियां बुनते थे। क्या बात है, तुम यहाँ अचानक क्यों आए हो? वहां सब ठीक तो है? क्या तुमसे दामाद से कोई परेशानी है? नहीं पिताजी, हमारा कोई परेशानी नहीं है। मुझे एक रेशमी साड़ी चाहिए। मैं सोच रही थी कि वो साड़ी मैं खुद अपने हाथों से बुनूं, लेकिन मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है। किसी दिन मैं आपको आके पैसा दूंगी। इस प्रकार कमला अपने पिता से विनती करती है। अब कमला रेशमी साड़ी बुनना शुरू करती है। वह 3 दिनों तक बड़ी मुश्किल से रेशमी साड़ी बुनती है। वह अपनी बुनी हुई रेशमी साड़ी घर ले जाती है। वह उसके साथ एक मैचिंग ब्लाउज भी सिलती है। अगले दिन गौरी घर आती है। इधर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर रेशमी साड़ी बुनी है और इसके साथ एक मैचिंग ब्लाउज भी बनाई है। लो, इसे तुम अपने शादी में पहन सकती हो। इस प्रकार कमला गौरी को रेशमी साड़ी और चूड़ियों से भरी एक थाली देती है। गौरी बहुत खुश है। अचानक गौरी देवी दुर्गा जैसी हो जाती है। कमला देवी दुर्गा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। कमला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है, लेकिन तुमने कभी अपने पिता से मदद नहीं मांगी। लेकिन तुमने एक अजनबी लड़की से किए गए वादे के कारण अपने पिता के घर का दरवाजा खटखटाया और फिर तुम बड़ी मेहनत से अपने हाथों से साड़ी बुनकर मेरे हाथों में रख दिए। तुम खुद इतने गरीब थे, फिर भी तुमने सोचा कि तुम्हें किसी दूसरी लड़की की मदद करनी चाहिए। मैं सदैव तुम जैसे भक्तों की मदद करने का प्रयास करती रहती हूँ। इस प्रकार देवी दुर्गा कमला को आशीर्वाद देती हैं। कमला का झोपड़ी घर बड़ा बंगला बन जाएगी।
कमला का पूरा घर धन संपत्ति से भर जाएगी। मुझे ये गांव बहुत ही पसंद आया। इस गांव में मुझे भी ग्राम देवी की तरह पूजा जाएगा। इस प्रकार उस गांव की सभी लोग माँ दुर्गा की मंदिर स्थापित करती है। उस दिन के बाद से गांव में सभी लोगों ने भक्ति भाव से देवी की पूजा की। श्रीपुरम में एक बड़ा सा बहुत ही पुराना बंगला था। उस बंगले में एक भयानक भूतनी रहती थी। उस भूतनी का नाम झलजा है। कोई भी उस बंगले की ओर नहीं जाता था। उस बंगले के पास जाने से सभी लोग डरते थे। अब लक्ष्मी नाम की एक महिला श्रीपुरम में आती है। लक्ष्मी ने श्रीपुरम में मकान बना लिया है और आराम से रह रही है। अरे ये बंगला तो कितना बड़ा है, इसमें कौन रहता है? अरे नहीं, उस बंगले की तरफ मत देखना। तुम इस गांव में नहीं हो, इसीलिए तुम्हें उस बंगले के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ तुम अच्छे से और सावधान रहना। क्यों? उस बंगले में ऐसा क्या है? सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? उस बंगले में एक महिला रहती थी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन महिला की अचानक मृत्यु हो गई। तब से हर कोई यही कह रहा है कि वह महिला भूत बन गई है और इस बंगले के आसपास घूम रही है। इसीलिए वहाँ कोई नहीं जाता। हर कोई रात में बंगले की तरफ देखने से भी डरता है। क्या किसी ने भूत देखा है? नहीं ना। तुम सब ऐसे अफवाहें क्यों फैला रहे हो? इसमें मूल्यवान वस्तुएं और सामान अवश्य होंगे। चलो हम सब मिलकर बंगले में जाए और वहाँ मौजूद कीमती चीजें बाहर निकाले और उन्हें आपस में बांटे। क्या? तुम ये क्या बात कर रही हो? इस गांव में कोई भी ऐसा विचार नहीं सोच सकता। दरअसल तुम दूसरी गांव से हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। अरे ऐसा सोचना भी गलत है। यदि उस भूत को हमारे विचार पता चल जाएगा तो हमें मार डालेगी। कल्याणी लक्ष्मी को यह बात बताती है और वहां से चली जाती है। लक्ष्मी अपने घर के सामने बैठकर ऐसा सोचती है। ये क्या है? हर कोई डर रहा है। मैंने सुना है कि आमतौर पर इस तरह के बड़े बंगलों में बहुत पैसा होते हैं। ये बहुत ही अच्छा होगा अगर उस धन को गरीबों में इस्तेमाल किया जाए। लक्ष्मी अपने मन में यही सोचती रहती है। उधर रात होते ही उस बंगले में राक्षसी झलजा ऐसा ही सोचती रहती है। ये बंगला मेरा है। इस बंगले में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगर कोई आएगा तो उसे मारकर स्वर्ग में भेज दूंगी। जो भी आएगा मैं नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से जलजा पूरे घर में घूमती रहती है। इस बीच जलजा को एक विचार आती है। मेरा बंगला अद्भुत है, लेकिन इसमें अच्छा फर्नीचर है। मेरा बंगला हमेशा सुंदर रहना चाहिए। मेरे पास सभी नई चीजें हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बंगले को चमकाने के लिए क्या करूं। जब जलजा ऐसा सोच रही थी तो उसके दिमाग में एक विचार आई। मुझे अपने बंगले को और भी सुंदर बनाना चाहिए। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अभी गांव में जाऊंगी, उनका सामान चुराकर अपने बंगले में लाकर सजाऊंगी। इस प्रकार राक्षसी जलजा बंगले से बाहर आ जाती है। मुझे गांव में आराम से घूमने के लिए निश्चित रूप से एक वाहन की आवश्यकता है। मैं अभी अपने लिए एक वाहन बनाऊंगी। इस प्रकार राक्षसी जलजा अपने लिए एक बैल बनाती है। वह बैल बहुत गुस्से में है। फिर वह राक्षसी बैल की एक गाड़ी भी बनाती है। इस प्रकार राक्षसी जलजा एक बैलगाड़ी पर सवार होकर गांव में घूमने लगती है। अरे यहाँ किसी के पास फूलों के गमले हैं। इसे अपने बंगले में लेकर जाऊंगी। राक्षसी जलजा गाड़ी से उतर जाती है, फूलों के गमलों को अपनी गाड़ी पर रखती है और थोड़ा आगे चली जाती है। ये चक्की बहुत ही अच्छा है। इसे अपने बंगले में होना चाहिए। इस प्रकार राक्षसी जलजा ढोल को अपनी गाड़ी में लाने के लिए जादू का प्रयोग करती है। फिर वो थोड़ी और आगे जाती है। रास्ते में उसे जो भी सामान मिलता है उसे वह गाड़ी में भर लेती है और बंगले की ओर चल देती है। मैं ये सारी चीजें अपने बंगले में रख लूंगी, तब मेरा बंगला बहुत ही सुंदर हो जाएगा। इसीलिए राक्षसी जलजा ने बंगले में चोरी की गई सभी चीजें समेट लीं। अगले दिन सभी गांव वाले जाग गए और बाहर आकर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उसकी सामान गायब है। अरे मेरे सारे फूलों के गमले गायब हो गए। वो बहुत ही सुंदर थे। अरे मेरी चक्की गायब हो गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? गांव में डकैती हुई है क्या?
नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सारी चीजें कैसे गायब हो गई। चोर होंगे। हमें इस मामले की सूचना तुरंत ग्राम प्रधान को देनी चाहिए। इसलिए गांव का हर व्यक्ति गांव के मुखिया के पास जाता है। सभी लोग गांव के बुजुर्ग सीतापति को मामले की जानकारी देते हैं। क्या तुम लोगों के घर से भी कुछ चीजें गायब हो गया है क्या? हमारे घर से भी बहुत चीजें गायब हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कौन कर रहा है। लगता है चोर होंगे। नहीं, चोर आमतौर पर घरों में घुसकर कीमती सामान चुरा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो घर के बाहर रखे फूलों के गमले, चक्की, ये सब चुराया गया है। जरूर कुछ और बात है। ठीक है, आप लोग चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्या का समाधान जरूर निकालूंगा। इस प्रकार सीतापति गांव में सभी को बताते हैं। गांव में हर कोई बहुत पीड़ित है। उस रात गांव के सभी लोग अपने घरों के बाहर का सारा सामान अंदर रख देते हैं और चैन की नींद सोते। मैं आज भी गांव जाऊंगी और अपनी पसंद की चीजें लाऊंगी और बंगले को सजाऊंगी। मेरी उद्देश्य है इस बंगले को हमेशा के लिए सुंदर बनाना। तो उस रात भी जलजा का भूतनी बंगले से बाहर निकलती है। वह अपनी बैलगाड़ी लेकर पूरे गांव घूमती रहती है। अरे ये क्या है? आमतौर पर घर के बाहर बहुत सी चीजें होती थी, लेकिन आज मैं एक भी चीज नहीं देख पा रही हूँ। लगता है गांव वाले सारी चीजें अपने घर के अंदर छिपा लिए, पर मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सोचते हुए चुड़ैल एक घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। वह उस घर के दरवाजे जोर से खटखटाती है। तभी कल्पना ने दरवाजा खोली। जब उसने उस चुड़ैल को देखी तो वह बहुत डर गई। मुझे अपना बंगला सजाना है। अपने घर की सजावट की चीजें मुझे दे दो। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम नहीं समझोगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे बस घर सजाने के लिए सामान चाहिए। जलजा के अनुरोध पर कल्पना अपने घर की सभी सजावटी चीजें जलजा के हाथों में सौंप देती है। इसलिए राक्षस जलजा उन सभी चीजों को अपनी बैलगाड़ी पर रखती है और बंगले के अंदर चली जाती है। अगले दिन कल्पना गांव के लोगों को सारी बात बताती है। तुम क्या बात कर रही हो कल्पना? जो कह रही हो क्या वो सच है? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मेरे घर के अंदर जाओ और देखो। मेरे घर में एक भी चीज नहीं है, सब कुछ गायब हो गया। अरे हाँ, कल्पना के घर में एक भी चीज नहीं है। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि समस्या इतना गंभीर होगा। जो भूतनी गांव के लोगों से सामान मांग सकती है वो तो कल जान भी ले सकती है। मैं इसके बारे में मंत्री को बताता हूँ। नहीं सीतापति जी, हमें अब भगवान हनुमान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। उनके अलावा हमें इस समस्या से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हम क्या करें? हनुमान जी से कैसे प्रार्थना करें? जैसे कल और परसों भी वो भूत बंगले से बाहर आया और हमारा सामान चुरा ले गया। हो सकता है वो आज भी बंगले से बाहर आएगी। हमें आज रात सतर्क रहना होगा। चलिए हम सब मिलकर हनुमान भगवान की तस्वीर स्थापित करके उनकी पूजा शुरू करें। उस रात गांव के सभी लोग सीतापति के घर में बैठकर भगवान हनुमान की पूजा करने लगती हैं। हर कोई हनुमान चालीसा का जाप कर रही है। दूसरी ओर राक्षसी झलजा अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर गांव में घूमती है। ये कैसी आवाजें आ रही है? मैं वो आवाजें क्यों नहीं सुन पा रही हूँ? इस प्रकार गांव में रहने वाली जलजा सभी द्वारा पढ़ी जा रही हनुमान चालीसा को सुनने में असमर्थ हो जाती है। हनुमान जी कृपया हमारी रक्षा करें। एक बुरी शक्ति हमें परेशान कर रही है। वो हमारी चीजें और सामान चुरा रही है। आज उन्होंने केवल चोरी की, कल वे हमें मार भी सकते हैं। हे प्रभु, हम लोगों को उन बुरी शक्ति से बचाइए। इस प्रकार लक्ष्मी और गांव के सभी लोग भगवान अंजनेय से प्रार्थना करते हैं। भगवान हनुमान भूतनी जलजा के सामने प्रकट हुए। अपनी अतृप्त आशाओं और इच्छाओं के कारण गांव में सभी को परेशान करना एक बड़ी गलती है। तुम गांव में सभी को प्रताड़ित कर रहे हो। मैं तुम्हें अवश्य दंड दूंगा। तुम्हें मैं विनाश कर दूंगा। इस प्रकार भगवान हनुमान राक्षसी जलजा को मारती हैं और उसे अंतरिक्ष में फेंक देती हैं। तब अंजनेय स्वामी उस स्थान पर प्रकट होते हैं जहां पूजा की जा रही होती है। देखो, जो भी बुरी शक्ति आपको रोक रही थी और आपको पीड़ा दे रही थी,
मैंने उसे नष्ट कर दिया है। अब आपके इस गांव में कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार भगवान अंजनेय ने गांव में सभी को बताया और वहां से अदृश्य हो गए। गांव में हर कोई राहत की सांस लेता है। भले ही गांव बड़ा हो, लेकिन भगवान सीतापति अंजनेय स्वामी के प्रकट होने के स्थान पर उनके लिए एक मंदिर बनाते हैं। इस प्रकार गांव का हर व्यक्ति भगवान हनुमान का भक्त बन जाता है।